स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इलेक्ट्रॉनिक मृदा यानी ई सॉइल एक नवीन प्रवाहकीय कृषि क्रियाधार यानी कंडक्टिव कल्टीवेशन सबस्ट्रेट है जिसे विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के लिए तैयार किया गया है। दो, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पोषक तत्वों से भरपूर जल आधारित मृदा रहित माध्यम में पौधों की खेती करना शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इलेक्ट्रॉनिक मृदा यानी ई सॉइल एक नवीन प्रवाहकीय कृषि क्रियाधार है जिसे विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के लिए तैयार किया गया है। खनिज ऊन जैसे पारंपरिक क्रियाधार के विपरीत जो गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं तथा ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित होते हैं, ई सॉइल सेल्यूलोज से बनी होती है। इसे एक बायोपॉलिमर जिसे PEDOT यानी पॉली 3,4 एथिलीन डाइऑक्सीथियोफिन नामक एक प्रवाहकीय बहुलक के साथ मिश्रित किया जाता है। अतः कथन एक सही है। बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पोषक तत्वों से भरपूर जल आधारित मृदा रहित माध्यम में पौधों की खेती करना शामिल है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित माध्यम में जल आधारित पोषक तत्वों से भरपूर विलयन में पौधों को उगाने की एक विधि है। इसमें मृदा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर जड़ को परलाइट, रॉकवूल, मृदा के छर्रों, पीट काई या वर्मीक्यूलाइट जैसे निष्क्रिय माध्यम का उपयोग किया जाता है। इसका मूलभूत कार्य पौधों की जड़ों को पोषण और ऑक्सीजन तक सीधी पहुंच प्रदान करना है जो उनके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं। अतः कथन दो सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जिनेवा कन्वेंशन 1949 और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिनमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। वर्ष 1954 का हेग कन्वेंशन शांति काल और सशस्त्र संघर्षों दोनों में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संधि है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिनेवा कन्वेंशन 1949 और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिनमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। अतः कथन एक सही है। ये नियम उन लोगों की रक्षा करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, नागरिक चिकित्सक सहायता कर्मी और जो युद्ध लड़ने में अक्षम है जैसे घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाज के सैनिक युद्ध कैदी। हेग कन्वेंशन यह ध्यान में रखते हुए कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विश्व के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सार्वभौमिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए वर्ष 1954 में यूनेस्को के तत्वाधान में इस कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस सम्मेलन को वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह पहली और सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि है जो विशेष रूप से शांति के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए समर्पित है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहने वाले एथेरियम टीथर तथा सोलाना संबंधित है। ए, हाल ही में खोजे गए क्षुद्र ग्रह, बी, क्रिप्टो करेंसी के नाम, सी, विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां या डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, क्रिप्टो करेंसी के नाम। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके विकसित की गई है। बता दें कि यह भुगतान का एक वैकल्पिक रूप है। एन्क्रिप्शन तकनीकों के उपयोग का आशय क्रिप्टो करेंसी के एक मुद्रा तथा एक आभासी लेखांकन प्रणाली दोनों के रूप में कार्य करने से है। एथेरियम, टीथर और सोलाना कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी के नाम हैं। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु प्रसार संधि यानी NPT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, NPT का उद्देश्य परमाणु हथियार प्रसार पर अंकुश लगाना, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना है। दो, परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के लिए निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु बहुपक्षीय संधि में यह एकमात्र अनिवार्य प्रतिज्ञा है। तीन, जहां भारत हाल ही में NPT में शामिल हुआ है वहीं इजराइल ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमाणु प्रसार संधि एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, साथ ही परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना एवं निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। अतः कथन 1 सही है। यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन 2 सही है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 1970 में यह लागू हुई। वर्तमान में इसमें 191 सदस्य देश हैं। भारत और इजराइल दोनों ही एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह क्वाड समूह के समान ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के बीच एक चतुष्कोश सुरक्षा साझेदारी है। 2. यह सूचना और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ाएगा तथा सुरक्षा और रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक आधारों व आपूर्ति श्रृंखलाओं के गहन एकीकरण को बढ़ावा देगा। 3. ऑकस के तहत पहली पहल परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया तथा भारत का समर्थन करना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑकस के बारे में सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने ऑकस नामक एक उन्नत त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक तथा मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा तथा रक्षा हितों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक सरकार की क्षमता को सशक्त करना है। यह गहन सूचना साझाकरण तथा प्रौद्योगिकी साझाकरण को प्रोत्साहित करता है, साथ ही सुरक्षा व रक्षा संबंधी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक आधारों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं के गहन एकीकरण को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। ऑकस के तहत पहली पहल का उद्देश्य रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करना है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी अनक्लॉज 1982 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। 2. यह समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र को रेखांकित करने वाला एकमात्र वैश्विक अभिसमय है जो विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को विशिष्ट कानूनी दर्जा प्रदान करता है। 3. सन्निहित क्षेत्र अनक्लॉज द्वारा वर्गीकृत किए गए 5 क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। अतः कथन 1 सही है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है और विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक पृथक कानूनी स्थिति प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। इसे समुद्र का नियम भी कहा जाता है। यह समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिनमें आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा उच्च स्तरीय समुद्र शामिल है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM संधि एक हथियार नियंत्रण संधि है जिसे वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच अनुमोदित किया गया था। 2. रूसी राष्ट्रपति ने नई स्टार्ट संधि को निलंबित कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM संधि 1972। इस संधि से संयुक्त राज्य अमेरिका 13 जून 2002 को हट गया। इसने वाशिंगटन और मॉस्को को रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रति राष्ट्रव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करने से रोक दिया। इसलिए इसका भारत और पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संधि की प्रस्तावना में दोनों पक्षों ने बल देकर कहा कि मिसाइल रोधी प्रणालियों पर प्रभावी सीमाएं रणनीतिक आक्रामक हथियारों की दौड़ को रोकने में महत्वपूर्ण कारक होगी। नई रणनीतिक हथियार कटौती संधि
यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, जो अमेरिका और रूस द्वारा तैनात किए जा सकने वाले रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है। इस पर वर्ष 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दमित्री मेदवदेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह फरवरी 2011 में लागू हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पदभार संभालने के बाद वर्ष 2021 में इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिम पर अपने रणनीतिक हवाई अड्डों पर हमला करने के प्रयासों में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाने के बाद रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए स्टार्ट परमाणु हथियार कटौती संधि में भागीदारी को निलंबित कर रहा है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, परदेश में सजायाफ्ता व्यक्तियों को भारत में स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के साथ कैदी प्रत्यावर्तन संधि में प्रवेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। 2. यह किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उसे स्वदेश में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। 3. कैदी को अपनी शेष सजा भारत में काटने के लिए किसी प्रदेश की जेल में उसकी प्रतिबद्धता के विरुद्ध स्थायी अपील नहीं की जानी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने 31 देशों के साथ किसी प्रदेश में सजायाफ्ता व्यक्तियों को भारत में स्थानांतरित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत ने कई देशों के साथ कैदी प्रत्यावर्तन संधियां की हैं जो किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उससे स्वदेश में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। अतः कथन 2 सही है। जो कैदी स्थानांतरित होना चाहता है उसे भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास को अपनी इच्छा के बारे में सूचित करना चाहिए। फिर आवेदन को प्रदेश और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कैदी को अपनी शेष सजा भारत में काटने के लिए किसी प्रदेश की जेल में उसकी प्रतिबद्धता के विरुद्ध स्थायी अपील नहीं की जानी चाहिए। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चीन वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक और उपभोक्ता है। 2. भारत में एल्यूमिनियम की खपत में विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र का स्थान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक और उपभोक्ता है। अतः कथन 1 सही है। हालांकि पश्चिमी देशों की भारत से सोर्सिंग में बढ़ती रुचि भारतीय एल्यूमिनियम निर्माताओं को वैश्विक बाजार में इसकी आपूर्ति का अवसर प्रदान कर सकती है। यह बदलाव भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भारत महत्वपूर्ण मात्रा में एल्यूमिनियम मुख्य रूप से निम्न गुणवत्ता वाले स्क्रैप का आयात करना जारी रखता है। भारत में विद्युत क्षेत्र एल्यूमिनियम के 48% का उपयोग करता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र 15%, निर्माण 13%, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 7%, मशीनरी और उपकरण 7%, पैकेजिंग 4% तथा अन्य 6% शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। हालांकि भारत की प्रति व्यक्ति खपत विश्व औसत का 1/4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सतत महासागर प्रबंधन में महासागर विज्ञान के योगदान को बढ़ावा देना है। 2. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण जर्मनी द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र के संतुलन में गिरावट के चक्र को उलटने और एक सामान्य ढांचे में दुनिया भर में महासागर के हितधारकों को शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 2021 से 2030 के रूप में सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक की घोषणा की है। अतः कथन 1 सही है। फ्रांस और कोस्टा रिका के नेतृत्व में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जून 2025 में नीस में आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को अद्यतन करना है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाना और गहरे समुद्र तथा समुद्री तल की रक्षा करना शामिल है।
इससे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री तट संरक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास की भी अनुमति मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वन वाटर समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2. फ्रांस और कजाकिस्तान सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान वन वाटर समिट की मेजबानी करेंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।